निम्न पुरापाषाणकालीन जनजीवन या संस्कृति के बारे में अभी इसके पहले वाले एपिसोड में देखा कि यह पहले दो भागों में बांटा। चॉपर चॉपिंग बटकास्म संस्कृति, फिर हस्त कुल्हाड़ी संस्कृति। इसमें भी उत्तर भारत की संस्कृति, दक्षिण भारत की संस्कृति, उत्तर भारत की जो सोहन संस्कृति के नाम से मेन रूप से जाना जाता है पंजाब की एरिया के आसपास का, और दूसरा दक्षिण भारत के मद्रास की संस्कृति जिसे रॉबर्ट ब्रूस फुट ने खोजा था। फिर उत्तर भारत में सोहन संस्कृति को हमने देखा था, प्राक सोहन संस्कृति, आदि सोहन संस्कृति, उत्तर सोहन संस्कृति, विकसित सोहन संस्कृति, और फिर हमने देखा कि मद्रास संस्कृति जो उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में फैली हुई थी। नर्मदा संस्कृति के बारे में मैंने देखा कि यह संस्कृति जो मध्य प्रदेश विशेष में थी, यहाँ हाथियों के भी जीवाश्म मिल जाते हैं। तो इस तरह से हमने उपकरणों के आधार पर हमने देखने की कोशिश की। अब देखने की कोशिश करेंगे कि इस काल के लोगों का जनजीवन क्या था, कैसे रहते थे लोग। यह मेन रूप से हंटिंग एंड फूड गैदरिंग शब्द यूज किया जाता है अंग्रेजी में, यानी आखेट करना और खाद्य सामग्री एकत्र करना। इस तरह का काम इस युग के लोगों का था। बहुत कठिन जिंदगी था। इस काल की पूरी जानकारी भी उपलब्ध करना अभी कठिन है, बहुत सारे शोध करने बाकी हैं, लेकिन जो भी हमारे पास उपकरण हैं या जीवाश्म मिले हुए हैं, उनसे जो अनुमान लगाया जाता है वह यही कि इस काल के लोग सामान्य तौर पर ओपन स्पेस में रहते रहे होंगे, खुली जगह पे रहते रहे होंगे, या जैसे इसके पहले हमने चर्चा की थी कि लंबाई लगभग 17 फीट एवरेज आदमी की रही होगी। केरल का जो हमारे पास रिकॉर्ड है उसमें 50 मीटर लंबे गुफा की बात हुई है कि लगभग उतनी गुफा में रहते रहे होंगे। एक कल्पना है, और ऐसे ही कल्पना इस काल की होती है कि खुले आकाश के नीचे रहते रहे होंगे, क्योंकि इनकी लंबाई चौड़ाई अधिक रही होगी, तो रहने के लिए निश्चित तौर पर उतनी बड़ी गुफाएं होंगी कि नहीं, पर्याप्त मात्रा में होंगी कि नहीं। कुछ लोग हो सकता है गुफा में रहने की जगह मिल भी जाए। फिर ये प्रकृति से पूरी तरह से संलग्न थे, इसलिए इनको कोई दिक्कत भी नहीं थी। ऐसा माना जाता है कि ये पूरी तरह से ओपन स्पेस में रह रहे थे, और जहाँ भी रह रहे थे मुख्य रूप से पानी का ध्यान में रख करके रह रहे थे, चाहे वो नदियों के तट पे हों
या झीलों का किनारा हो या बड़े तालाब हों, इसी तरह के स्थानों में यह रहते थे जिससे पानी की सुविधा रहे। आखिर तो इनको कहीं भी मिल सकता था, फल फूल कहीं भी मिल सकता था, लेकिन पानी ऐसी चीज़ थी जो हर जगह उपलब्ध नहीं है। तो पानी का विशेष ही लोग ध्यान रखते थे। गुफा या अन्य किसी सुरक्षित स्थान पर निवास करने संबंधी ज्ञान शायद उसे नहीं था। शायद इसलिए कि पर्याप्त मात्रा में ऐसा रहा नहीं होगा, ज़रूरत भी नहीं रही होगी। मनुष्य भी इतना शक्तिशाली रहा होगा कि प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ कि उसको ज़रूरत ही नहीं रही हो। अब इस काल की बात करें तो इस काल में लोग आग से भी परिचित नहीं थे और यह प्रायः नग्न ही रहे होंगे, ऐसा माना जाता है। अंतरहिम युग के समय में जबकि उष्ण जलवायु उसके लिए अधिक कष्टकारक नहीं थी और इस युग में मनुष्य सामान्य तौर पर मांसाहारी रहा होगा। इनके पास लकड़ी, पत्थर और हड्डी के उपकरण रहे होंगे जिनकी सहायता से ये पशुओं का शिकार करते रहे होंगे। निम्न पुरापाषाण काल के पहले चरण में हम देखते हैं तो जो पशुओं की अस्थियां मिलती हैं, अवशेष मिलते हैं, वे प्रायः कम आयु वर्ग के पशुओं की हैं। शायद उनका आखेट करना बहुत आसान रहा हो या छोटी या कम आयु के पशुओं का मांस उनको ज़्यादा प्रिय रहा हो। ऐसा ही कुछ अंदाज लगाया जा सकता है। बाद के काल में इनके शिकार करने, आखेट करने के तौर तरीकों में और भी परिवर्तन आए होंगे। इस काल में जो उपकरण मिलते हैं पुरास्थलों पर, एसूलियन उपकरण जिसे हम कहते हैं, उनके साथ जंगली वृषभ या बैल, अश्व, घोड़े, हाथी और मैमथ जैसे विशालकाय वन्य जीवों की भी अस्थियां मिलती हैं। यानी हाथी, घोड़े, बैल और मैमथ की हड्डियां भी मिलती हैं। इन पशुओं का शायद आखेट करना संभव कम रहा होगा, आसान नहीं रहा होगा, लेकिन फिर भी इनके पास बड़े बड़े उपकरण आ चुके थे। पत्थरों के उपकरण जिनके माध्यम से ये आखेट करते रहे होंगे और लगता ऐसा ही है
कि ये शिकार करने में या आखेट कर्म करने में कुशल हो चुके थे। एक तरीका और भी लगता है कि यह संभवतः रस्सी जैसे कुछ चीज़ों का भी प्रयोग किया होगा अपने शिकार को पकड़ने के लिए या मारने के लिए। जैसे रस्सी में फंदे बना करके और पशुओं को फंसाने का एक तरीका है, शायद इनको पता था उस समय से। और ये फंदे चाहे जड़ों के रहे हों, वनस्पतियों के रहे हों, या जैसे बरगद के रेशे निकलते हैं, या इस तरह से कोई मजबूत रहा हो फंदा, जिनसे ये फंदों के माध्यम से शिकारियों को पकड़ लेते थे या पशुओं को पकड़ लेते थे और उन्हें मारने के बाद उन्हें खाते थे। जैसा कि हमने पहले ही बताया, आग का आविष्कार था नहीं, स्वाभाविक रूप से कच्चे ही उसे खाने का प्रयोग रहा होगा, प्रचलन में रहा होगा। और ऐसा माना जाता है कि इस काल के मानव द्वारा जो आखेट किए गए पशुओं की अस्थियां हैं, वे बहुत सारे क्षेत्रों से प्राप्त हुई हैं। तो यह एक माना जा सकता है कि उत्तर भारत हो, दक्षिण भारत हो, पूरब में बंगाल तक हो, पश्चिम में हम राजस्थान पाकिस्तान की बात करें हो, इसी तरह का इनका भोजन रहा होगा। इसी तरह से ये अपने को सुरक्षित रखते रहे होंगे। प्रकृति से इनकी रक्षा ऐसे ही हुई होगी। इस काल के लोगों को अभी नहीं कहा जा सकता कि इनमें सामाजिकता आई होगी। मनुष्य और पशु में बहुत बड़ा अंतर नहीं रहा होगा। इनमें भी सामाजिक संबंध अभी कितने बने थे यह कह पाना बहुत कठिन है। कुछ पेंटिंग्स को भी मानते हैं कि ये शायद पुरा पाषाण की क्यों हो, लेकिन वो शायद पुरा पाषाण काल के अंतिम समय की होंगी, या संभव है कुछ बन जाता हो या बना देते रहे हों, हड्डियों से, लकड़ियों से, पत्थरों से शिकार के लिए जाते समय इस तरह बनाते हों, या प्रतीक के रूप में बना दिए हों। लेकिन अभी इनकी जो तिथि क्रम सामान्य तौर पे आती है ये बाद की है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक तरह से कि नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं कर पाते रहे होंगे। मुख्य रूप से इन्हें आखेट करना था, फल फूल खाने थे, कंदमूल खाने थे, तरह तरह की वनस्पतियों का प्रयोग करना था, अथवा शिकार करके अनेक तरह के पशुओं के मांस से अपने उदर को भरते रहे होंगे और अपना जीवन चलाते रहे होंगे। इसमें यह भी ध्यान रखना होगा कि जो बहुत बड़े बड़े जानवर रहे होंगे उनको मारने के लिए संभव है कई लोग आपस में मिलकर उसे मारते रहे हों और फिर बांट करके उस मांस को खाते रहे हों। यह एक जीवन था जो हमारा प्रारंभिक जीवन जिसे हम कहते हैं, मानव जब आया इस धरती पर उस समय की बात है कि निम्न पुरा पाषाण काल में जो सबसे पहले की स्थिति है कि मनुष्य
एक लाइन में हंटिंग एंड फूड गैदरिंग वाली स्टाइल में रहा होगा, ऐसा मान सकते हैं। आज इतना ही। धन्यवाद।